दौड़ लगी है शेरों की, जंगल तेरा ठिकाना है, मत रुक राही बीच में, मंजिल तक तुझको जाना है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में और मैं हूं अदिति यादव। आज हम बात करेंगे बायो के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एम्स पीएनएसटी, एम्स नर्सिंग, पीएनएसटी जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि नीट में भी ये महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले 3 बातें जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। हमारे पास एक रफ रजिस्टर इसलिए होना चाहिए ताकि जो मैं बोलूँ वो आप लोग कॉपी में लिख सकें। उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये मैं लिख कर दे रही हूँ, वो आएंगे। और आपके पास एक पेन होनी चाहिए और पानी की बोतल होनी चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, और हमें स्वस्थ रहने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और कोई क्वेश्चन, जैसे कि मैं जब अपनी प्रिपरेशन करती थी तो मैं सवाल लगाती थी, मुझे नहीं आता था, मैं क्वेश्चन करती थी, मुझे नहीं आता, तो मैं पानी पी लेती थी ना, तो मुझे वो क्वेश्चन आने लगता था। तो ये बोलते बोलते मुझे पानी पीने का मन करा तो मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए, तो पानी पी के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में भी है। पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, गामा किरणें। जी, ये गामा किरणें आयनाइजेबल है या नॉन आयनाइजेबल है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? जी, आप लोगों का राइट आंसर होगा गामा किरणें, यानी कि जो ये एक्स किरणें हैं और गामा किरणें, ये दोनों ही आयनाइजेबल नेचर की हैं। आयनकारी विकिरण है, ये आयनकारी विकिरण है। जबकि आप लोग मुझे बताइए एमआरआई तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो लोग एमआरआई करने के लिए बोलते हैं एमआरआई। तो आप लोग मुझे बताइए एमआरआई का फुल फॉर्म, सबसे पहले एमआरआई का फुल फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बताइए। सोच लिया होगा आप लोगों ने एमआरआई का फुल फॉर्म, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसे हिंदी वाले भी इसे ऐसे याद रखें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनादी संरचना, ऐसी कुछ है, तो देख लेंगे हम। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, राइट। इसमें हम लोग नॉन आयन मतलब कि अनायनीकरण विकिरण देते हैं इसे, राइट। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर थर्ड जाएगा। इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा बातें की, जो एक्स है और यानी कि जो एक्स किरणें है और एक्स किरणें हैं और गामा किरणें हैं, ये आयनाइजेबल नेचर की, जबकि हमारे पास एमआरआई है। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जो कि नॉन आयनाइजेबल नेचर की होती हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेज, यानी कि बहुत तेज चुंबकीय अनुनादी विकिरण डालते हैं इसमें, राइट। किसमें? एमआरआई में। और एमआरआई का यूज़ कैंसर वगैरह में भी किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, फिर इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ये इंग्लिश में भी है, पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। तो ये मैचिंग वाले सवाल है, मैंने बताया मैचिंग वाले सवाल जो हमें अच्छे से आते हैं हम पहले उसको करेंगे। यानी कि मैं इसको देखती हूँ, किसको देखूँ मैं, सक्रिय विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं, मतलब कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सक्रिय विभाजन होता है, यानी कि सेल विथ एक्टिव डिवीज़न कैपेसिटी। तो ये होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि विभज्योतक ऊतक, राइट। तो ए का सेकंड किस में है? OMG, ए का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। फिर भी हम और ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ए का हमारा सेकंड चला जाएगा और जाएगा एक अत्यधिक मोटी भित्ति एवं सक्रिय गुहा वाली मृत कोशिकाएं। तो ये होती है हमारे पास स्क्लेराइड होती है, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला ऊतक, और इसको हम लोग थोड़ा रोकते हैं, इसको देखते हैं। एक ऊतक जिसमें सभी कोशिकाएं
संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होते हैं। जी, जिनका कार्य भी समान, संरचना भी समान, तो उसे हम लोग बोलते हैं सरल ऊतक। तो सी का ऑप्शन चला जाएगा संवहन ऊतक, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या था, ए का सेकेंड, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला, ठीक है। अब मैं आपको, जो आप लोगों ने स्क्लेरेनकाइमा का नाम सुना होगा, राइट, स्क्लेरेनकाइमा, क्या आप लोग जानते हैं स्क्लेरेनकाइमा लिविंग होता है या डेड होता है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। स्क्लेरेनकाइमा मृत होता है, यानी कि ये डेड होता है, DEAD, ये डेड होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, स्क्लेरेनकाइमा ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो तो आप लोग मुझे बता देंगे। एक होता है फाइबर, एक होता है स्क्लेराइड्स, राइट, स्क्लेराइड्स। अच्छा, अब हम भूल जाते हैं कि कौन राउंड होता है और कौन टेपर्ड एंड होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो जो एस है, एस फॉर सर्कल, सर्कल यानी ऐसा। स्क्लेराइड जो होता है वो राउंड होता है, जबकि फाइबर जो होता है वो टेपर्ड एंड होता है, ऐसे 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 टेपर्ड एंड होता है, राइट। अब मैं स्क्लेरेनकाइमा की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चाह रही हूँ, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा ही एक ऐसा जो लास्ट वाला जो जटिल ऊतक है उसमें आता है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा को मैंने बताया कि फाइबर में बांटते हैं और स्क्लेरीड्स में बांटते हैं, राइट। तो स्क्लेरेनकाइमा को ये किस आधार पर बांटते हैं, आप लोग मुझे ये बताइए। स्क्लेरेनकाइमा को हम लोग किस आधार पर बांटते हैं, किस आधार पर बांटते हैं, क्या आप लोग ये बता सकते हैं क्या? जी, तो स्क्लेरेनकाइमा को हम लोग बांटते हैं FSOD। तो आप लोग बोलोगे ये FSOD क्या है? तो ये FSOD है फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा को दो भागों में विभाजित करा जा सकता है, राइट। तो कोई आपसे पूछेगा स्क्लेरेनकाइमा जो दो प्रकार का होता है, वो एक होता है फाइबर और एक होता है स्क्लेराइड्स। मैं बार बार इसलिए बोलूँ तो आपको याद हो जाए, राइट। तो स्क्लेरेनकाइमा को फाइबर और स्क्लेराइड में डिवाइड किया गया। स्क्लेराइड हम लोग जानते हैं एस फॉर सर्कल, यानी कि ये होता है सर्कल यानी राउंड। फाइबर यानी ये टेपर एंड होता है। एक याद हो गया तो एक तो ऐसे ही याद हो जाएगा, राइट। और स्क्लेरेनकाइमा को ये दो भागों में तो विभाजित किया गया, लेकिन ये किस बेसिस पर किया गया? तो ये किया गया FSOD, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं और बनते आए हैं। ये देखिए PCR, उम्मीद है आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। PCR की जो हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, ध्यान रहे यहाँ पे हमें सीक्वेंस बतानी है PCR की। तो PCR का सीक्वेंस पूछता है PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन बताएं तब तक मैं इसे एक्सप्लेन कर देती। PCR में हम लोग क्या करते हैं, DNA होता है, उसको हम लोग ना, छोटा DNA होता है तो उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं PCR में। पहली बात तो ये, यानी कि इसे हम लोग एम्प्लीफिकेशन यानी प्रवर्धन के रूप में यूज़ करते हैं। फिर इसमें कोई डिफेक्ट, जो जीन में कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए PCR का यूज़ करते हैं, यानी आणविक निदान में PCR का यूज़ किया जाता है। और जैसे कि कोई जीन है जिसमें म्यूटेशन हो गया यानी उत्परिवर्तन हो गई है, तो उसमें भी PCR का यूज़ किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, राइट। तो PCR में क्या होता है, PCR का सीक्वेंस पूछे तो हम लोग क्या लगाएंगे, PCR का सीक्वेंस पूछा जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, बालों में डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डाई, यानी कि सबसे पहले आता है हमारा डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटिंक्शन। और इस एनीलिंग ये जो होता है ये 42 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और इसी एनीलिंग पर मैंने क्या बताया, PCR में हम लोग डाई का यूज़ करते हैं, यानी कि सबसे पहले आता है हमारा डीनेचुरेशन, एनीलिन और एक्सटिंक्शन, यानी कि इसका ऑप्शन तो फर्स्ट चला जाएगा, राइट। तो अब पूछा जाता है कि PCR के किस स्टेप में हम लोग बैक्टीरिया यानी कि थर्मस एक्वेटिकस, जिसे टैग पॉलीमरेज बैक्टीरिया बोलते हैं, का यूज़ किया जाता है। तो उसमें यूज़ किया जाता है हम लोग, मैं आपसे पूछती हूँ कि PCR के यानी कि डीनेचुरेशन, एनीलिंग या एक्सटिंक्शन में से
किस में बैक्टीरिया का यूज़ होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा एनिलिन। एनिलिन में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है टैग पॉलीमरेज, या इसका दूसरा नाम है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। ये एक आर्की बैक्टीरिया है। ये 42 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये 92 डिग्री सेल्सियस पर होता है, राइट। और ये होता है एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पर। पीसीआर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है कि इसका सीक्वेंस क्या है। तो हम लोग क्या लगाते हैं, बालों में डाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये लेंटिसेल्स वाला क्वेश्चन, हालांकि ये हट गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि लेंटिसेल्स में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो यानी कि एक आ थर्ड सिर्फ इसी ऑप्शन में, यानी कि सेकेंड आंसर। देख लीजिए, एक आ थर्ड सिर्फ इसी ऑप्शन में, यानी कि सेकेंड आंसर, राइट। और बाकी ये क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी में से हट गया है, तो हम इसे काट भी सकते हैं, राइट। तो इसे काट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये हिंदी मीडियम वालों देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सेंट्रल डोग्मा। ये क्वेश्चन तो इतना सरल है कि मुझे ये बताने में भी शर्म आ रही, पर कोई बात नहीं। कि ये जो क्वेश्चन, ये जो है, ये सीक्वेंस, ये सेंट्रल डोग्मा जो है, ये किसने दिया था, मुझे ये बताओ। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, वाटसन ने या क्रिक ने, ये बताओ। वाटसन ने या क्रिक ने? तो सही जवाब है क्रिक ने। वाटसन, और जैसे कि अपन ने 1953 में डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये दोनों को मिला था, वाटसन और क्रिक को। लेकिन बाद में जो वाटसन था और जो क्रिक था, उसमें क्रिक ने क्या किया, वाटसन को धोखा दे दिया और अकेले ही निकाल दिया सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। इसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए से डीएनए जो बन रहा है, इसे हम लोगों ने बोला रेप्लिकेशन। इसे हम लोग ट्रांसलेशन नहीं बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन नहीं बोलते हैं। और डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। और एमआरएनए से जब हमारा प्रोटीन बनता है, यानी कि ये डी जो है ये प्रोटीन होगा, ये डी जो है ये प्रोटीन होगा, ये डी जो है ये प्रोटीन होगा, राइट। सी, एमआरएनए से जब हमारा प्रोटीन बनता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ना कि ट्रांसडक्शन। अरे ट्रांसडक्शन तो उसे बोलते हैं जब वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो किसी में अपना डाल देता है, तो उसे हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन किसे बोलते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनने को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, राइट। और ये जो सेंट्रल, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, क्रिक ने दिया था, राइट। ये क्रिक कहाँ के थे, अगर आपसे पूछे तो आप लोग एफसीसी को याद करना। मतलब कि जो क्रिक है, क्या ये इंडियन साइंटिस्ट थे या फिर कहीं और के साइंटिस्ट थे। तो इसे आप एफसीसी, जैसे केमिस्ट्री में याद करते हैं बीसीसी, बॉडी, एफसीसी, बीसीसी याद करते हैं, तो आप याद करिएगा एफसीसी। यानी जो फ्रांसिस हैं वो क्रिक थे। यानी कि देखो, एफ से हो गया फ्रांस, फ्रांस के कौन थे, क्रिक थे। और क्रिक ने ही दिया था हमारा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। और ये सी फॉर क्या हो गया, क्रिक हो गया। और ये एफ फॉर क्या हो गया, फ्रांस हो गया, राइट। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, एक बार ये पीवाईक्यू में पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि बता देते हैं, राइट। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, ये इंग्लिश में भी देख लीजिए। बच्चे बोलते हैं कि मैम अब इंग्लिश में दिखाती हूँ, देखो इंग्लिश में भी है। तो एक पादप के पराग कोश से पराग कणों के, जो जो हमें दिख रहा है ना, उसे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। एक पादप की, यानी कि एक प्लांट था, ये दूसरा प्लांट था, राइट। के पराग कोश से पराग कणों के भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। यानी कि एक प्लांट है हमारा, उसके पराग कोश से पराग कणों के भिन्न पादप, मतलब कि कोई दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागकण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं।
तो देखो एक्स, ये एक मेरे पास ये एक्स से एक्स बना है, राइट। ये मेरे पास एक प्लांट था और ये मेरे पास एक दूसरा प्लांट था, इसमें हमारा एक्स बन रहा है, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी, राइट। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा, जीनोगैमी, राइट चला जाएगा। और चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, पहली बात तो कुछ फूल खिलते ही नहीं है, जैसे मूंगफली में। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, कुछ फूल जो कुछ फ्लावर है वो खिलते ही नहीं, जैसे मूंगफली में वो बंद रहते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। और जिटनोगैमी की बात करते हैं, जिटनोगैमी में क्या होता है, एक प्लांट है, इस प्लांट की अलग अलग ब्रांच पे फूल लगे हैं, तो इस फूल पर जाना, मतलब कि एक प्लांट है, एक प्लांट के दूसरे फूल से इस फूल की तरफ जाने से बोलते हैं जिटनोगैमी। जबकि जीनोगैमी में क्रॉस बन रहा है, यानी कि एक प्लांट अलग इधर है और एक प्लांट अलग इधर है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जो एंथर है वन प्लांट टू डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग जीनोगैमी। और कोमेलिना ऑक्सैलिस वियोला में ये 3 स्पीसीज ऐसी हैं जो 2 प्रकार के फ्लावर उत्पन्न करती हैं, एक उत्पन्न करती है चेस्मोगैमस और एक उत्पन्न करते हैं क्लिस्टोगैमस। तो ये भी PYQ आया हुआ है, तो इसे भी ध्यान दीजिए। ये देखो, न जाने कितनी बार, उम्मीद है आप लोग ये सवाल को कर लेंगे। जेल पर रखे इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित DNA रज्जुकों को जब UV विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तब वे कैसे दिखते हैं। तो भाई ये तो आंसर रट ही लो, चमकीली नारंगी रंग की पट्टियाँ दिखती हैं, राइट। पीली पट्टियों का तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोग पानी पी रहे होंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो पानी पीजिए मेरे ख्याल से। ये हमसे पूछा, तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है इस क्वेश्चन में हमसे गलत पूछा है, तो गलत पे इतना गलत गोला बनाओ ताकि हमें ध्यान रहे, गलत को हम गलत भी पढ़ें, यानी कि हमें इसमें गलत ढूंढना है। क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है, राइट। ये देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों से देखो, हमें गलत पूछा है, गलत यानी इनकरेक्ट पूछा है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो बॉडी, मैं सेकंड से स्टार्ट करी हूँ। माइक्रो बॉडी आर प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जी बिल्कुल सही है। जो माइक्रो बॉडी होती है इसमें एंजाइम होते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जैसे कि माइक्रो बॉडी से मान लो ये बहुत सारे वेसिकल यानी झिल्लियों से बनी है और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है माइक्रो बॉडी। ये प्लांट में भी मिलेगी और एनिमल में भी मिलेगी, राइट। प्लांट, P फॉर प्लांट और A फॉर एनिमल, यानी दोनों में मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। नहीं, हमसे गलत पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए आंसर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसे हिंदी में भी पेरी न्यूक्लियर स्पेस ही बोल रहे हैं, NCERT बोल रही है। यानी पेरी न्यूक्लियर स्पेसिस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड दैट साइटोप्लाज्म। जी हाँ, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस एक अवरोध की तरह काम करता है। परिकेंद्रीय अवकाश केंद्रक के अंदर उपस्थित पदार्थ और कोशिका द्रव में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध का काम करता है, जी बिल्कुल सही है। केंद्रक छिद्र, केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन, यानी कि इस दिशा में प्रोटीन आ भी सकती है और जा भी सकती है। किसके बीच में, केंद्रक छिद्र और केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच, राइट। अणुओं के लिए एक पथ की बात व्यवहार करते, जी हाँ, ये एक रास्ता ही बन गया है एक तरह से। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने नहीं देखा है, तो आंसर हमारा फर्स्ट ही होना चाहिए, क्योंकि बाकी ये 3 तो सब सही है ना, सही है। तो हमसे गलत पूछा है, राइट। तो हम जानते हैं कि मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट यानी कि परिपक्व चालनी नली तत्व। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में परिपक्व चालनी तत्वों में एक परिधि है, यानी कि ये मान लो एक मेरे पास मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट है,
इसमें ना जो साइटोप्लाज्म होता है ये साइड की तरफ होता है, साइटोप्लाज्म। ये देखो ये साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पे साइड की तरफ होता है, यानी इसमें साइटोप्लाज्म परिधि की तरफ होता है। और इसमें जो वैक्यूल होता है ना, वैक्यूल वो बहुत ही बड़ा होता है, वैक्यूल बहुत ही बड़ा होता है, इसी वजह से इसमें केंद्रक नहीं होता है। पर इसने बोला है कि परिपक्व चालनी नली में स्पष्ट केंद्रक होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। स्पष्ट चालनी नली तत्वों में परिधीय साइटोप्लाज्म होता है, मैंने बताया ना, यहाँ पे साइड की तरफ साइटोप्लाज्म होता है और एक बड़ी सी रजदानी होती है, जिससे यहाँ पे केंद्रक नहीं होता है। जबकि बात करें कंपेनियन सेल की, तो उसमें हमारा केंद्रक होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमसे पूछा इंटरस्पेसिफिक यानी अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि विकसित की। तो एक बात कान खोल के समझ लें, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा का दूसरा नाम है अमेंसुलिज्म, राइट। अमेंसुलिज्म, तो अमेंसुलिज्म में होता है एक को हानि और एक को कुछ नहीं यानी जीरो अफेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो इससे हम लोग बोलते हैं कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कॉम्पिटिटिंग प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया। तो वो करना चाहेंगी हमारा म्यूचुअलिज्म तो नहीं करेंगी, भक्षण खाएंगी भी नहीं, संसाधन विभाजन कर लेंगी, राइट, संसाधन विभाजन।